एक्सरसाइज 6 के इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ सेंट्रल डोग्मा। एक्चुअली इससे पहले आपने पढ़ा था, अगर याद हो तो डीएनए अलग अलग तरह के प्रकार मैंने आपको बताया। सेंट्रल डोग्मा एक्चुअली फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया एक संदेशों का प्रवाह के बारे में बताया गया। इनके द्वारा 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में ये बताया, जो केंद्रक में स्थित होता है डीएनए। आप जानते हैं डीएनए कहाँ होता है? यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में। तो जो डीएनए है वह अलग अलग आरएनए, विभिन्न प्रकार के आरएनए के द्वारा संदेश सूचना को प्रेषित यानी भेजता है। यह जो सूचना का प्रवाह होता है एक दिशा में, इसको कहते हैं एक दिशा प्रवाह, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। सिंपल सा कहते हैं वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958। क्या है ये? सिंपल सा आप कहते हैं केंद्रक में उपस्थित डीएनए के द्वारा विभिन्न प्रकार के एमआरएनए के माध्यम से संदेश को, सूचना को प्रेषित किया जाता, भेजा जाता है। इसी को कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। यह कैसे किया जाता है जरा ध्यान रखेंगे। डीएनए किसे दिया? अलग अलग तरह के आरएनए को, विभिन्न प्रकार के आरएनए को। और ये जो आरएनए है ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के लिए आगे संदेश प्रेषित करेगा। इस तरह से वन वे फ्लो होता है। इसी को इन्होंने कहा था डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। इसी को कहा जाता है डीएनए से डीएनए बनेगा। इस प्रक्रिया को एक नाम दिया जाएगा रेप्लिकेशन। लेकिन डीएनए से आरएनए बनेगा, इस क्रिया को कहा जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखेंगे। लेकिन जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस क्रिया को ट्रांसलेशन क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुलेखन या स्थानांतरण। हिंदी में अनुलेखन यहाँ पर कहा जाता है और यहाँ पर कहा जाता है प्रतिकृतिकरण। डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया रेप्लिकेशन, इसको अलग से प्रोसेस करके बताऊंगा। डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन, इसको अलग से प्रोसेस करके बताऊंगा। डीएनए से प्रोटीन बनने की, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन। ये सब प्रोसेस, तीनों प्रोसेस को एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्रिक साहब के स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था अलग अलग साइंटिस्ट, उसके बारे में बताता हूँ। फ्रांसिस क्रिक के द्वारा सेंट्रल डोग्मा बताया गया, लेकिन मैं आपको उसी को समझाना चाहता हूँ। उनका स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई इन्होंने किया। एक साहब आए कैमिन साहब ने 1970 में देखा कुछ ऐसे वायरस है, विषाणु है, जिनमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं है, जैसे राइबो वायरस होते हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। फिर जब डीएनए नहीं है तो कैसे सूचना, आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह कैसे होगा? तो फिर इन्होंने क्या देखा, वैसे विषाणु में जो आरएनए है उससे पहले डीएनए, उससे पहले क्या हो रहा? डीएनए बन रहा है। तो ये डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। लेकिन आरएनए से अगर डीएनए बन रहा है उल्टा, इसको आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह के लिए इन्होंने एक एंजाइम को देखा था उस वायरस में होते हुए इस क्रिया का। उस एंजाइम का नाम इन्होंने रखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर ये डीएनए क्या करेगा? आरएनए बनाएगा, पुनः आरएनए हुआ एमआरएनए बनाएगा। कौन सा आरएनए बनाएगा? एमआरएनए। छोटी एम से इंडिकेट कर रहा हूं, एमआरएनए बनाएगा। ध्यान रखिए, एमआरएनए बनाएगा। और ये एमआरएनए जैसे ही बन जाता है इस क्रिया को आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए बनने पर पुनः ये कौन सा क्रिया में भाग लेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हैं रूपांतरण या ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस। फिर डीएनए से डीएनए का भी देखेगा बनना, इसको आप एप्लीकेशन कहते हैं। थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया इसमें। पहले कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिसमें कि डीएनए नहीं, आरएनए होता है आनुवांशिक पदार्थ, वहां पे आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाया। फिर डीएनए से डीएनए, डीएनए से फिर एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए किस चीज में भाग लिया? प्रोटीन सिंथेसिस में, ट्रांसलेशन प्रोसेस। इस तरह से कैमिन ने मॉडिफाई थोड़ा सा किया था। लेकिन आइए, मैं डीएनए कहाँ रहता है, वह डीएनए का रहने का जगह किस ऊपर आता है, उसको मैं पूरा व्याख्या करूँ। आप जानते हो एक्चुअली एक टॉपिक मैंने बनाया डीएनए कुंडली का पैकेजिंग। डीएनए कहाँ रहता है? आप जानते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में, केंद्रक में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो कहाँ? सिंपल सा कहते हैं डीएनए या तो छोटी कोशिका या कोशिका के केंद्रक में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का चर्चा हुआ, जब ध्यान से समझेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप जानते हैं केंद्रक का अभाव होता है, यानी यहाँ पर केंद्रक नहीं पाया जाता। तो फिर केंद्रक के अभाव में ये जो डीएनए होता है ये रहता कैसे है? तो कोशिका द्रव में ही फैला हुआ तो नहीं रहता है, किसी तरह बिखरा हुआ तो नहीं रहता, लेकिन यह
ऋणात्मक डीएनए एक्चुअली आप जानते हो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक होने के कारण यह धन आवेशित प्रोटीन के साथ जुड़ करके या केंद्र कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में एक स्थान पर रहता है, उस स्थान को एक नया नाम देते हैं केंद्रकाव, जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियोइड। यानी सिंपल से कहते हैं केंद्रक नहीं, केंद्रक के जैसा केंद्रकाव, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के समान न्यूक्लियोइड। यानी प्रोकैरियोट्स में डीएनए रहने का स्थान इंडिकेट किया गया केंद्रकाव को। अब रही बात फिर यूकेरियोटिक कोशिका की बात आती है। यूकेरियोटिक में तो आप पहले से जानते हो कहाँ रहता है, तो केंद्रक में रहता है। कौन? डीएनए। फिर डीएनए तो ऋणात्मक होता है, तो धनात्मक के रूप में वह कहीं ना कहीं तो जुड़ा रहेगा। तो डीएनए ऋणात्मक होने के कारण यहाँ पर धन आवेशित प्रोटीन का एक समूह होता है, जिसको हिस्टोन प्रोटीन का नाम जानते हैं। हिस्टोन प्रोटीन धन आवेशित होता है, इसके साथ साथ क्षारीय प्राकृतिक होता है। तो दोनों चीज का रीजन मैं बताऊं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में। आपको मैं बता रहा था यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए उपस्थित रहता है, आप जानते हो डीएनए ऋणात्मक रहता है। ऋणात्मक के बारे में पीछे क्लास में समझाया था। आखिर डीएनए ऋणात्मक है, यूकेरियोटिक कोशिका केंद्रक में किसके साथ जुड़ा है? धन आवेशित प्रोटीन, जिसका नाम है हिस्टोन। हिस्टोन कोई भी प्रोटीन आप जानते हो एमिनो एसिड का मिलकर बना होता है। यहाँ पर एमिनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन, ये दोनों का अधिक मात्रा और दोनों क्षारीय प्राकृतिक होता है। दोनों पार्श्व श्रृंखला में, हिस्टोन के पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा रहता है, और ये क्षारीय प्रकृति होने के कारण हिस्टोन को आप क्षारीय प्रोटीन कहेंगे। कैसा प्रोटीन कहेंगे? क्षारीय प्रोटीन। दूसरा चीज धन आवेशित कहा जाता है। धन आवेशित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एमिनो एसिड होते हैं उस पर धन आवेश होता है, और इसीलिए हिस्टोन को धन आवेशित कहा जाता है। अब रही बात, इस पर 5 प्रकार के हिस्टोन होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। 1, 2, 3, 4, 5 कितने तरह के? 5 प्रकार के होते हैं। पांचों प्रकार में H1 को छोड़कर, ध्यान रखें, इसको छोड़ करके ये जो 4 बचते हैं, ये 2-2 अणु, यानी 4 2 जा 8, ये 2-2 अणु मिल करके हिस्टोन का अष्टक बनता है। क्या बनता है? अष्टक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टामर। इस तरह से धन आवेशित एक गोलाकार संरचना बनता है, जिसके चारों ओर डीएनए जो निगेटिव है वो लपेटा हुआ रहता है। इसको स्ट्रक्चर को मैं बना के दिखाता हूं। आप अगर गौर कर रहे हैं, एक प्यारा सा गोलाकार स्ट्रक्चर मैंने बनाया, उस पर मैं लपेट रहा हूं एक स्ट्रक्चर। आप गौर कर रहे हैं, ये डीएनए का स्ट्रक्चर जो लपेटा हुआ जा रहा है, ये डीएनए का ऋणात्मक स्ट्रक्चर है, जो हिस्टोन के ऑक्टामर पर रस्सी के समान, धागा के समान लपेटा हुआ आपको दिख रहा है। इस तरह आप इस तरह देखते हैं, इस लपेटा हुआ आपको दिखा। यहां पर एक स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से, ये पतला सा अलग सा। यहां पर आपको मैं इंडिकेट कर दूं, ये जो स्ट्रक्चर है गोलाकार, ये पूरा गोलाकार, इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर, यानी हिस्टोन अष्टक। और ये जो हेलिक्स है, ये डीएनए का हेलिक्स है, इसका हेलिक्स है। और यहाँ पर आपका 4 का 2-2 अणु मिलकर बना हुआ था। एक बच गया था, अगर याद हो, H1, वो H1 अलग से रहता है। ये पूरे संरचना को अगर आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? एक न्यूक्लियोसोम। आपसे कोई पूछता न्यूक्लियोसोम क्या है? हिस्टोन, धनात्मक हिस्टोन अष्टक पर चारों ओर से ऋणात्मक डीएनए का श्रृंखला लपेटने पर बनी नई संरचना को एक न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। कहा जाता है एक न्यूक्लियोसोम जो होता है उसके अंतर्गत लगभग, ध्यान रखेंगे, एक न्यूक्लियोसोम की संरचना बनाने में डीएनए का जो हेलिक्स होता है लगभग 200 क्षार युग्म वाला होता है। कितना पेयर, कितना न्यूक्लियस, कितना क्षार पेयर होगा? 200 डीएनए हेलिक्स में। क्या चीज बनाने में? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम को कहा जाता है क्रोमेटिन तंतु जो बनेगा, आगे चल के आपने जाना होगा, क्रोमेटिन फाइबर, उसका इकाई संरचना मानता है। किसको? न्यूक्लियोसोम को। आप सोच रहे होंगे तो फिर न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन तंतु बनता है, तो वो भी सिंपल सा बनाकर मैं दिखाता हूं, तुरंत बना के दिखाता हूं। मैं न्यूक्लियोसोम जब बनाया तो मैंने बताया एक न्यूक्लियोसोम कई न्यूक्लियोसोम ऐसा ही जुड़ता है और तब जाकर एक स्ट्रक्चर बनता है लंबा सा। आप गौर कर रहे होंगे, इसी स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे
एक न्यूक्लियोसोम दूसरा तीसरा चौथा सब जुड़ करके एक पूरा रिंग के समान, एक लाइनिंग, एक धागा के समान, एक मोती में पिरोया हुआ धागा के समान एक संरचना बन रहा है, जिसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। आप गौर करें, आपके सामने ही बन रहा। सिंपल सा, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, फटाफट बन जाता। देखिए क्या, आप देखिए आराम से बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से आप एक टुकड़ा मैंने दिखाया, ऐसा लंबा आप काफी बना सकते हैं। एक टुकड़ा मैंने दिखाया, आप इसको और भी लंबा बना सकते हैं। इस तरह से मैंने दिखाया एक टुकड़ा। ये जो एक आपका स्ट्रिंग बना, एक बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, इसको कहते हैं बीड्स ऑन ए स्ट्रिंग, यानी कि धागे में मोती पिरोया हुआ, यही कहलाता है क्रोमेटिन फाइबर। लेकिन क्रोमेटिन फाइबर जैसे ही बनता है, आप भी जानते हो, संघनित होकर के कोशिका विभाजन समय यही संघनित होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। क्या बनाएगा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। यानी आपके दिमाग में गया हुआ क्रोमोसोम कहां से आया? आपने देखा डीएनए स्ट्रॉन्ग प्रोटीन से आप न्यूक्लियोसोम, कई न्यूक्लियोसोम सुन करके क्रोमेटिन फाइबर, फिर क्रोमेटिन फाइबर संघनित होकर क्या बना? क्रोमोसोम, जो कि आप बचपन में पढ़े होंगे। गुणसूत्र ही केंद्रक में रहता है जो अनुवांशिक पदार्थ। आज आपने जाना गुणसूत्र कैसे बना। दूसरा चीज मैं बताऊं, ये क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं। एक आपको कहते हैं हेटेरोक्रोमोसोम, एक कहते हैं हेटेरोक्रोमोसोम, और एक को आप, एक का सिंपल सा नाम आप देते हैं, अगर याद होगा, यूक्रोमेट। क्रोमेटिन के रूप में मैं आपको कुछ समझाऊं। हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। जब ये संघनित होगा तो क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्रोमेटिन को दो रूप में बांट के बताता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वह आपका हेटेरो और यू दोनों में क्या अंतर दिखाया गया? यूक्रोमेटिन के बारे में कहा जाता है यह ढीले ढाले बंधन से बना होता है, केंद्रक के अंदर लूज होता है और एक्टिव होता है, और यह आगे भाग लेता है आगे की प्रक्रिया में। लेकिन हेटेरो यूक्रोमेटिन के बारे में बोलाता है ये सघन होता है, एकदम घना पैक्ड होता है और इनएक्टिव रूप में रहता है। इसलिए दोनों में से यूक्रोमेटिन एक्टिव रहता है और आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है। आगे वीडियो में नेक्स्ट समझाऊंगा।